देखिए, तो बाबू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सेमेस्टर 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का आज फर्स्ट क्लास है हम लोग का। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का पहला क्लास आज करने आ रहे। कौन सा वैल्यूज बताइए? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सब्जेक्ट का हम लोग आज पहला क्लास करने के लिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपके एग्जाम में जो आएंगे वो कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे वो पहले समझिए। आपका पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आएगा वो पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू आएगा। पहले स्टडी मैट निकाल लेते। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर आपका एग्जाम में नॉन एमसीक्यू आएगा। 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखने के लिए देगा आपको। कितना क्वेश्चन देगा? 2। इस चैप्टर से 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देंगे। 25 मार्क्स के कितने क्वेश्चन बताइए? यस। तो इस चैप्टर में 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब देखो, कभी कभी क्या करता है, 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे देता है। कभी कभी क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जैसे 5 मार्क्स का 5 तो दे दिया। कभी 10-10, 5 वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके लिए नहीं बोल सकते कि आप ऐसा क्यों दिए। जो पैटर्न है वो है कि एग्जाम किस सब्जेक्ट का होगा बताइए? नॉन एमसीक्यू। इसका मेथड क्या है, मोड क्या बाबू? नॉन एमसीक्यू। देखिए, पेपर एमसीक्यू है ना नॉन एमसीक्यू? बोलिए। नॉन एमसीक्यू मतलब इसमें एमसीक्यू नहीं। एमसीक्यू एक ही पेपर है, वो है इंग्लिश, बस खत्म। सेम 1 में बाकी सब पेपर क्या बाबू? नॉन एमसीक्यू। भाइयों और बहनों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। क्या नाम है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो? तो भाइयों और बहनों, आप लोग ये समझते हैं कि एक कंट्री किस चीज से चलता है? एक कंट्री लॉ से चलता है, रूल्स रेगुलेशन से चलता है। लेकिन हम लोग का देश में लॉ से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, हिंदी में बोलते हैं। भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज अबव लॉ। संविधान मतलब कोई ऐसा चीज जो लॉ से भी ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन आर द रूल्स रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक बाउंड्री है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स रेगुलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक दायरा है जिसके अंदर लॉ बनता है। याद रखिए, लॉ, अच्छा लॉ बड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा। रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल से भी पवित्र माना जाता है क्या? संविधान। जिस तरह से रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल को हम लोग एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, पवित्र किताब की तरह मानते हैं, वैसे भारत का संविधान का भी कंपैरिजन उन जो बुक्स हैं उसके जैसे ही होता है, उसी लेवल में होता है। तो संविधान क्या है? संविधान स्पेशली इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। इंडिया में कोई बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा? कौन है बताइए? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। कॉन्स्टिट्यूशंस आर द रूल्स रेगुलेशंस विच गवर्न द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उस प्रिंसिपल्स को बोलते हैं जिससे कंट्री चलता है। तो कोई भी कंट्री जिस प्रिंसिपल से चलता है उस प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं बोलिए? कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझे ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर द रूल्स रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस आर द लॉज विच हेल्प्स टू गाइड द कंट्रीज बिहेवियर। जो कंट्री कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग कैसे रहेंगे, ये सारा चीज कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बताता है बोलिए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग का देश में स्पेशली इंडिया की बात करते हैं, सबसे ऊपर कौन है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे बच्चे सोचते कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है। ओ माय गॉड, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग अबव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से भी ऊपर। कोई भी ऐसा लॉ इंडिया में नहीं बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल को ब्रेक करता हो। तो बताइए बड़ा कौन हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ, लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बाबू? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये एकदम नया सब्जेक्ट, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हम लोग का। और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी कौन है? हम लोग। अब ये डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये जानने के लिए आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के पिता किसको कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सूत्रधार किसको कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले कौन है बताइए? किसको पता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाथ उड़ाने का कुछ नहीं था, ये तो जनरल नॉलेज है।
बच्चा बच्चा को पता है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है। और अगर आप नहीं जानते हो, अगर आप उन बच्चों में आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, भारत में, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो क्रेडिट हम लोग देते हैं वो देते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। डॉक्टर किसको बताइए? B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। B.R. अम्बेडकर जी कितने पढ़े लिखे थे आप इमेजिन भी शब्दों में नहीं कर सकते। आदमी के पास 2-4 डिग्री लेके आदमी सब बाप रे इतना डिग्री, बस 26 डिग्री, 40 डिग्री ऑब्टेन कर ली, 50 डिग्री ऑब्टेन कर ली, पढ़ते ही जा रहे, डिग्री पे डिग्री उनका पास था। बात है मेरे। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने इतना तो एक तो गांव में, एक तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होता जितना उनका पास डिग्री था, इतना डिग्री था उनका पास। बात समझे ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत का रत्न, भारत का क्या बाबू? रत्न, भारत का समझिए रत्न है। इंडिया के लिए वो एक तरह का डायमंड है, समझिए, थे तो डबा समझे ना, डायमंड थे। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, मतलब उनका एक क्रेडिट है लिखने में। देखिए कोई भी चीज़ तो एक आदमी नहीं बनाता है, बहुत सारे लोग मिलकर के कमेटी बनाया जाता है, कमेटी बनाता है, लेकिन जो क्रेडिट है पूरा वो किनको जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। 26 नवंबर 1949, रट लीजिए एकदम, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान रेडी हो गया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 में, इंटरेस्टिंग, से ये चालू हुआ, से इसको अडॉप्ट किया गया। जैसे कोई आदमी घर बनाता है तो एक शुभ दिन होता है ना कि भाई इस दिन शुभ दिन है, इस दिन घर का पूजा होगा, नहीं होता है। कोई आदमी घर लेता है तो क्या करता है? कोई गाड़ी लेता है तो क्या करता है? बोले आज नहीं आज। ऊपर से इंडियन लोग, हम लोग वो सुपरस्टिशियस थोड़ा, बोले नहीं शुभ दिन में जाएंगे। तो 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, कब से चालू हुआ था बताइए अपने देश में? 26 जनवरी 1950। और तब से हम लोग मनाते हैं, हर 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। यस और नो गाइस? बात समझे? क्योंकि आप सोचते होंगे जब 15, क्योंकि आप लोग में बहुत बच्चों के मन में एक सवाल आता होगा कि जब 15 अगस्त को आज़ाद हुए तो फिर 26 जनवरी क्या है? क्योंकि साल में 2 दिन देशभक्ति क्यों है यार हम लोग अंदर? साल में 2 दिन देशभक्ति जागता है ना आदमी लोग के अंदर में। तो एक तो 15 अगस्त, बिकॉज वो 15 अगस्त है, तो ये 26 जनवरी क्यों? वाई 26 जनवरी? भाई 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। कौन सा डे कहा जाता है? रिपब्लिक। 26 जनवरी को भारत को एक डेमोक्रेसी बनाया गया। भारत के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़, बहुत सारे बात है जो इसमें लिखे हुए, अभी बता देंगे आपको तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 से भारत जो है एक संविधान से चलता है। देखिए संविधान ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जिस देश में संविधान नहीं होगा ना तो लॉ मेकर्स लोग अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, जो मन होगा वो करेंगे, जैसा मन होगा वैसा काम करेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ, कोई भी नियम, कोई भी रूल ऐसा नहीं बनेगा जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करता हो। क्या करता हो? हर्ट। भारत में सबसे ऊपर कौन है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution are the laws, constitution are the rules, constitutions are the principles that govern the behavior of the country. Constitution principle है, constitution rules है, constitution system है जो देश के लोगों का बिहेवियर को, देश के लोगों का पैटर्न को, देश के लोग कैसे रहेंगे, देश के लोग कैसे जिएंगे, कैसे उनका लिविंग स्टाइल होगा, लिविंग पैटर्न होगा, ये सब बताता है। यस और नो गाइस? कितना सुंदर से प्रेजेंटेशन है बुक का, देखिए एकदम पूरा सुप्रीम कोर्ट, अशोक स्तंभ सब लगा दिए यहाँ पे। आइए पूरा फीलिंग आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ, बुक में देखिए अपना स्टडी मैडम, लॉ ऑफ नेशन दैट प्रोवाइड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार क्या करेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे ये भी कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या करोगे ये भी कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? सरकार। सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन। कोई सरकार बड़ा नहीं है। हम आपको पहले क्या बोले? भारत का संविधान हम लोग के रिलीजियस बुक जितना ही इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लीजिए उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया इसको। जिस तरह से गीता, महाभारत, कुरान, रामायण, बाइबल, इन सब चीज़ों का रिस्पेक्ट होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मत बोलिएगा, पहले बता दे रहे। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर टच कर दिए, जैसे होता है ना रिलीजियस बुक को लेकर हम लोग इतना पॉजिटिव है कि भाई मेरा रामायण के बारे में नहीं बोलोगे, भाई मेरा कुरान के बारे में नहीं बोलोगे, भाई मेरा बाइबल के बारे में नहीं बोलोगे, वैसे ही भाई मेरा संविधान के बारे में नहीं बोलोगे। और ये सब्जेक्ट पहली बार यूनिवर्सिटी में जब से हम पढ़े, जितने मैं 10 सालों का पढ़ाई किया हुआ, पास में जब पढ़े और जब पढ़ाए, पहली बार देखिए ऐसा सब्जेक्ट डाला है यूनिवर्सिटी, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट डाला। क्योंकि लॉ तो कुछ नहीं है इसके सामने, लॉ के भी ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में रहते हो तो आपको भारत का संविधान पता रहना चाहिए। यस और नो गाइस? देखिए
तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है जो बताता है कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, सरकार क्या करेगा, हर एक चीज कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लॉ कौन है बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो ना, दिस इज रिटन डॉक्यूमेंट। हम लोग का भारत का संविधान रिटन है, बहुत सारा कंट्री में ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन इंसान का बात का तो कोई दाम नहीं ना होता है, इसीलिए हम लोग का देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बाबू, रिटन। याद रखोगे कैसा है, बोलो बोलो ना। देखिए डीमार्केटिंग हम लोग का बेसिक कोड है, स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है, पावर है, गवर्नमेंट का पावर है, राइट्स ड्यूटीज है, हर चीज हम लोग का संविधान में लिखा हुआ है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। यस और नो गाइस, सब आपको पहले बता दी। 26 नवंबर का वो खूबसूरत सा दिन था 1949 में, जब हम लोग का देश में संविधान को अडॉप्ट किया गया। अच्छा, हम लोग आजाद कब हुए थे पता है आप लोग, कौन सा ईयर बोलिए, 1922, 1947। अब ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो बाहर जाइएगा, थोड़ा सा पानी रखा होगा उसमें जाके जान दे दीजिएगा, बस समझे, क्योंकि इतना तो पता रहना चाहिए। अच्छा, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जो आपको बोले। एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन, जब ये अडॉप्ट किया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। जब ये बनाया गया था तब आर्टिकल और शेड्यूल मतलब उसका सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, और 1,45,000 वर्ड्स था इसमें। कितना वर्ड था बताइए, 1,45,000। अबाउट मतलब लगभग, वर्ड्स तो पूरा गिनना पॉसिबल नहीं है। इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एवर अडॉप्टेड। पूरा विश्व के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा संविधान है। तो इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। एवरी आर्टिकल वॉज डिबेटेड बाय द मेंबर, हर एक लाइन में डिबेट हुआ था, हर एक चीज पे डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद इंडिया का जो ये भारत का संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। अब ये मत सोचे कि रातों रात में सोए होंगे, सुबह उठ के संविधान बना दिए होंगे, ऐसे नहीं होता। खून पसीना का मेहनत है बाबा, वर्षों वर्ष लग जाते हैं संविधान को बनाने में, और वो संविधान हम लोग के देश में अभी चल रहा है। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट मतलब सुधार। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त, देखिए क्या लिखा हुआ है, who sat for 11 section 167 days to frame the constitution over a period of 2 years 11 महीना, लगभग 2 साल 11 महीना लगभग लग गया इसको बनाने में। सोचो, क्योंकि आज़ाद तो 47 में ही हो गए थे, आज़ाद तो 47 में हो गए थे, तो फिर 49 में क्यों, क्या बोले आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रेम पत्र नहीं कि मन में आया बाबू को मैसेज लिख दे, बाबू आई लव यू, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 साल से भी ज़्यादा वक्त लग गया था। इंडिया बिकेन इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आजाद कब हुए पता ही आपको। द फाउंडर फादर ऑफ द कंट्री थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग द कंट्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन लोगों ने देश को बनाया, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिससे देश अच्छे से काम करे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गुलामी का जंजीरों से जकड़े हुए थे। लगभग 200 साल अंग्रेज हम लोग को शोषण किया, अंग्रेज हम लोग को एक्सप्लॉइट किया, मारा पीटा तड़पाया। अब हम लोग का टाइम है, ठीक है। देखिए, आज़ाद हुए हैं तो देश को आज़ाद करना है, खतरनाक संविधान बनाओ, ऐसा संविधान बनाओ पर दुनिया हिल जाए, पर दुनिया क्या वजह बाबू हिल जाए। देखिए लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय, हेड कौन थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर एज अ चेयरमैन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून चलता था, उसको हटा दिया क्योंकि वो अंग्रेज लोग का कानून था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल थे और 12 शेड्यूल थे। बात समझे। और आर्टिकल 393 में लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, क्या बना, ये सब लिखा हुआ है। भारत का संविधान भारत को क्या बनाता है, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, भारत का संविधान भारत को क्या बनाता है, भारत का संविधान भारत को क्या बनाता है। पहला लाइन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सोवरिन बनाता है। क्या बनाता है बाबू। अब ये सोवरिन क्या, आपने बुक कोई भी सिलेबस वाला बुक खरीदोगे ना आप लोग, तो देखोगे वहां पे लिखा रहता है, इस सब स्टार्टिंग में देखोगे कोई भी गवर्नमेंट का जो बुक रहेगा उसमें लिखा रहता है सोवरेन। ये सोवरेन का मतलब क्या है सर, सोवरेन क्या होता है भाइयों और बहनों। सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम। भारत के संविधान में लिखा गया कि इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। जो किसी का गुलाम होता है ना वो तो गुलाम हो गया, लेकिन हम लोग क्या थे, हम लोग तो आज़ाद हुए थे, तो इंडिया को सोवरेन बनाया गया। सोवरेन मतलब इंडिया विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। इंडिया का मालिक कौन है, इंडिया का मालिक कौन है बोलिए, ठीक बोले हम लोग। इंडिया का मालिक इंडियंस है। कोई बाहरी शक्ति हम लोग को फोर्स नहीं कर सकता। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, किसी कंट्री के अंदर नहीं, कोई कंट्री का हम लोग के ऊपर कोई शासन नहीं है। देखिए, इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड मेक्स इट्स ओन डिसीजन विदाउट इंटरफेयर फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो सोवरेन का मतलब क्या हो गया कि कोई हम लोग को इंटरफेयर नहीं करोगे। इंडिया आज़ाद था,
है और है, याद रखोगे। दूसरा है सोशलिस्ट। इंडिया को सोशलिस्ट बनाया गया। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये हमेशा याद रखिएगा। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इन इंडिया यू डोंट थिंक अबाउट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। आप धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। एवरीवन इज अलाउड इन इंडिया टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एज पर देयर चॉइस। आपको ईद भी मनाने का फ्रीडम है, आपको दुर्गा पूजा भी मनाने का फ्रीडम है, आपको छठ पूजा भी मनाने का फ्रीडम है, आपको बकरीद भी मनाने का फ्रीडम है। कोई आदमी आपसे ये शक्ति, आपसे ये ताकत छीन नहीं सकता है, और अगर कोई छीनता है तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट मतलब होता है यहां पर सबका बराबर राइट है, यहां पर सबका इक्वल राइट है, एवरीबॉडी इज सेम। इंडिया सोशलिस्ट और सेक्युलर, सोशलिस्ट और क्या बाबू, सेकुलर, दोनों एक साथ ही पढ़ोगे। देखो, इंडिया का ये टारगेट है कि सबको बराबर बेनिफिट होना चाहिए। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पे हिंदू, मुस्लिम, बिहारी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी ये भेदभाव नहीं होगा, वहां पे हर आदमी बराबर हो। सोशलिस्ट यही कहता है। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर हर आदमी बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। जाति, धर्म ये मैटर नहीं करता। धर्म देख के अगर कोई आदमी आपका ट्रीटमेंट करता है तो आप तुरंत उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो उसके ऊपर अगेंस्ट लीगल एक्शन हो जाएगा। सिंपल समझ लीजिए। जैसे आप कहीं पे जाते हो, कोई आपसे धर्म पूछता है और धर्म पूछ करके उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में एक समझिए एक तरह का बहुत बड़ा क्राइम। इंडिया में रह करके अगर आप ये धर्म और जाति का बात करते हो तो ये इंडिया में एक गुनाह की तरह है, पाप की तरह है। देखिए एक चीज आपको सिखाते हैं, लर्न, देखिए, रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन इज गुड, बट डिसरिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन इज नॉट टॉट बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात याद रखिएगा। आप अपना धर्म का रिस्पेक्ट करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरा धर्म का डिसरिस्पेक्ट नहीं करिए, ये आपको कोई संविधान नहीं सिखाता है। इंडिया में हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, और आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, हर एक धर्म के लोग रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो रोकेगा उसका साथ खेला होगा। क्या होगा वो? खेला। ये इंडिया में बोला गया, हम नहीं बोले, संविधान बोल रहे। हम तो आपको बस संविधान समझा रहे कि संविधान है क्या। आप संविधान नहीं समझोगे, बहुत बच्चे नादान होते, उनको संविधान पता नहीं। बात समझे? तो ये हिंदू, मुस्लिम, बिहारी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी का बात कौन करते हैं? मूर्ख लोग, जिनको नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, वो लोग करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान आपको ये चीज सिखाता ही नहीं। इफ यू हैव लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव लर्न द इंडिया। आपने अगर संविधान पढ़ा है तो आप इंडिया को पढ़ते हो। आप संविधान पढ़ते हो तो यू नो अबाउट द इंडिया, व्हाट आर इंडिया इज, हाउ ब्यूटीफुल आर कंट्री इज। हम लोग का देश कितना खूबसूरत है, वो आपको संविधान पढ़ने के बाद पता चलता है। तो इंडिया को सोशलिस्ट बनाया गया। सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट इन द सेंस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हियर सोशलिस्ट मतलब हो गया सबको बराबर राइट्स मिलेगा, रिसोर्सेज पे सबका बराबर अधिकार है। अगर एक पार्क बना है तो उस पार्क में हर धर्म, हर जाति, हर कास्ट, हर वर्ग के लोग, गरीब अमीर, सब आदमी जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनकम। ये हो गया सोशलिस्ट। सेक्युलर क्या बोलता है? देखिए, इंडिया रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। देखिए क्या लिखा हुआ, भारत का संविधान में लिखा हुआ है। संविधान का बुक तो बहुत मोटा है, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाला हुआ है। इंडिया रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, याद रखिएगा। इंडिया रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। हम लोग हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, और यही आपको आना चाहिए, याद रखिएगा। डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म के आगे के साथ इंडिया नहीं। इंडिया ना तो इस्लामिक कंट्री है, ना तो हिंदू कंट्री है। इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोला जाता है भारत के संविधान में। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या हो गया? सेक्युलर कंट्री का मतलब हो गया, व्हाट इज योर रिलीजन डज नॉट मैटर, यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस योर रिलीजन एज पर योर कंफर्ट। आपको जो धर्म मानना है मानिए अपना सुविधा के हिसाब से। जो आपको धर्म मानना है, जो पूजा सेलिब्रेट करना है, जो पर्व फेस्टिवल मनाना है मनाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। मतलब ये बोला गया भारत के संविधान में कि इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट द रिलीजन। इंडिया धर्म का बात नहीं करता, बात खत्म। इंडिया में हम लोग धर्म के बारे में बात नहीं करते, इसीलिए इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहते हैं लोग। क्या कहते हैं बाबू? सेक्युलर। आपने इसे वर्ड बार बार सुना होगा, लेकिन आपको एक्जैक्टली इसका मीनिंग पता नहीं हो। और आज ये वक्त आ चुका है कि अब इसमें सच्चाई से पर्दा उठाया जाएगा। अगला है जस्टिस। देखो, इट अलाउज पीपल टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली। आप किसको मानते हो मानिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अपना धर्म आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, और आप अपना धर्म मेरे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में ये चीज़ है। इंडिया में आप किसी को धर्म के रिलेटेड कोई बात नहीं कह सकते, याद रखिएगा। अगला है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी। इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो सबके लिए बराबर है। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, अभी और डिटेल में पढ़ाएंगे। और अगला है फ्रेटर्निटी। इंडिया, भारत का संविधान एक ही चीज पे जोड़ देता है, फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। पूरा भारत का संविधान भाईचारा को प्रमोट करता है। पूरा भारत का संविधान भाईचारा को प्रमोट करता है। देखिए,
किस कास्ट के, किस धर्म के, किस लैंग्वेज के, किस रिलीजन के हो आप, मैटर नहीं करता है। इंडिया में हो, इंडियन हो, हम लोग सब एक फैमिली की तरह है, हम लोग सब भाई बहन की तरह है, हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह है। ये बात भारत का संविधान में लिखा गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, प्रमोटिंग हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग। हम लोग के बीच में हार्मोनी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा और एक भाईचारा के साथ, फैमिली रिलेशनशिप के साथ हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब आइए भारत का संविधान के बारे में कुछ और ज्ञान लीजिए। पहला, लेंदी डॉक्यूमेंट्स। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन है बताइए? इंडिया। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहना सही रहेगा। दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का है। दूसरा, रिटन डॉक्यूमेंट। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? ओरल है कि रिटन है? बोलो बोलो ना, रिटन है। पूछेगा आप तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ना जितना सुनोगे उतना फायदा होगा है। आपको 25 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जितना लिख सकते हैं भर भर के, तो समझा रहेगा तो मैं लिखेंगे, बना के क्या लिखेंगे। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल क्या होता है समझिए। इंडिया जो है ना बाबू, वो फेडरल कंट्री है। फेडरल समझते हो क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है इंडिया में सिंगल गवर्नमेंट नहीं, डबल गवर्नमेंट है। कभी कभी न्यूज़ में नहीं सुनते हो डबल इंजन का सरकार, तो डबल गवर्नमेंट है इंडिया में। पूरा देश को कौन चलाता है? कौन चलाता है बोलिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट को कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो द होल इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 गवर्नमेंट। पूरा इंडिया को तो 2 गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया। और इसको थोड़ा और डिटेल में अगर आप समझिए तो 3 गवर्नमेंट। एक होता है लोकल गवर्नमेंट, LG, काउंसिलर। आपका एरिया को कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री चला रहे क्या? आपका एरिया का हेड मुख्यमंत्री है? नहीं, आपका एरिया का हेड है काउंसिलर। अगर गांव में रहते हो तो ग्राम प्रधान। बात समझे ना? और मुखिया जी, गांव में रहते हो तो मुखिया जी ना। उसके बाद क्या है बताइए? स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद क्या बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हेयर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ वर्क्स टुगेदर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हाथों में हाथ दे करके काम करता है। हाथों में हाथ दो, हर पल तेरा साथ हो। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ काम करता है, मिल के काम करता है। इसीलिए इंडिया को बोलते हैं फेडरल। फेडरल मतलब पावर हैज बीन डिवाइडेड इन 2 गवर्नमेंट्स। देखिए लिखा, इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में पावर को डिवाइड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसमें बाबू? स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर इट लर्न्स मोर टुवर्ड्स अ यूनिटरी स्ट्रक्चर। हाँ, बड़ा अच्छा बात बोला कि इंडिया फेडरल जरूर है, मतलब बटा हुआ जरूर है। जैसे देखिए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हम लोग का स्टेट में क्या है? हम लोग का स्टेट में दीदी का राज है। और देश में क्या है? मोदी का राज है। पर मोदी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, दीदी एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई। बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग दोनों अलग है या दोनों में झगड़ा है, लड़ाई है। हाँ, ये क्या है? अपना स्टेट भाई अपना हिसाब से चलाए, दीदी अपना स्टेट अपना हिसाब से चलाएंगे, अब मोदी जी अपना देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन जब जब देश पे कोई खतरा आएगा, हम लोग सब एक है। ये संविधान में लिखा हुआ कि ये बात सही है कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैज ओन पावर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ओन पावर, बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज इट फोकस ऑन यूनिटरी स्ट्रक्चर। जैसे कोविड के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था, सारा पावर किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे वॉर हो जाता है, वॉर 2 कंट्री के बीच में वॉर हो गया, तो उस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश को चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को चलाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा है। हम लोग सब एक ही है, मिल के काम करेंगे देश के लिए। वही बात यहाँ पे बोला। अगला है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल वर्ड आप सुनोगे बार बार। ये प्रीएम्बल क्या है सर? प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, कोई भी इंपॉर्टेंट कागज पढ़िए, कोई भी इंपॉर्टेंट बुक पढ़िए, उसमें प्रीएम्बल होता है। अपना बुक्स देखना, सरकारी बुक्स देखना, उसमें प्रीएम्बल बोल के लिखा रहता है। देखना जाकर घर में जाकर देखना, कोई भी गवर्नमेंट का जो बुक्स होता है ना, उसमें देखोगे प्रीएम्बल बोल के। आप लोग का हिंदी इंग्लिश का बुक होगा, उसमें देखना घर जाकर प्रीएम्बल लिखा रहता है। क्या लिखा था बाबू? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंडिया का, भारत के संविधान का जो थीम लाइन है, थीम लाइन समझते हैं ना, जो एकदम मेन पंच लाइन है, उसको बोलते हैं प्रीएम्बल। कि जो मेन है हम लोग का भारत का संविधान का जो मेन की पॉइंट्स है, उसमें से बहुत सारा की पॉइंट आपको ऊपर में ही पढ़ा दिए। ये सब जो देख रहे हैं, ये सब प्रीएम्बल का ही लाइन है एक्चुअली। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, ये फिर डिटेल में भी पढ़ोगे आप। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या है? देखिए, प्रीएम्बल सेट आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम लोग का भारत का संविधान किस दिशा में जाता है। उसके देखिए, इंक्लूडिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, सेक्युलरिज्म। अगला है फंडामेंटल राइट्स। भाइयों और बहनों, आपको थोड़ा आगे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन चीज़ है। भारत में ना कुछ बेसिक राइट्स मिला हुआ है हर आदमी को, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उसको। भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है।
ये हम लोग का भारत का संविधान का खूबी ये है कि हम लोग को कुछ बेसिक राइट्स मिला हुआ है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, सच एज राइट टू इक्वालिटी। आपके साथ अगर कहीं भी भेदभाव होता है तुरंत आप वीडियो बना करके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, कलर, ये सब चीज़ के बेसिस पे लोग आपसे भेदभाव नहीं कर सकते। खैर इंडिया में कलर के बेसिस पे तो भेदभाव नहीं होता है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा था ना, फॉरेन कंट्रीज जैसे अमेरिका, आप लोग का एक कहानी भी है, पढ़ाएंगे आप लोगों को इंग्लिश में। तो उसमें क्या ना, अमेरिका में 2 ही कास्ट है, कास्ट बोल के झमेला नहीं, वहाँ पे झमेला कलर का दिक्कत है, वाइट और ब्लैक। अमेरिका में वाइट ब्लैक का झमेला है। ब्लैक मतलब नाइजीरियन, अफ्रीकन अमेरिकन, जो लोग अफ्रीका से अमेरिका में आया हुआ है, जो लोग अफ्रीका से अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में कभी वीडियो देखोगे, कहेंगे आप लोग तो गए नहीं हो अमेरिका, हम भी नहीं गए, तो अगर कभी भविष्य में जाओगे तो अमेरिका में देखोगे 2 ही टाइप के लोग दिखेंगे, या तो गोरे या तो काले। तो गोरे कौन है, जो वहाँ के एक्चुअल ओरिजिन है, और काले कौन है, जो दूसरे देश से वो लोग के देश में आए, अफ्रीकन अमेरिकन। तो वो लोग में ना बहुत झगड़ा चलते रहता था। अब तो खैर देश आगे बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ा, तो अभी सब चीज़ कर। इंडिया में भी तो पहले बहुत अनटचेबिलिटी था, छुआछूत, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कोई अगर छू देता था ना, छोटे कास्ट के लोग अगर किसी चीज़ को छू देते थे तो बड़े कास्ट के लोग उसको यूज़ नहीं करते, ऐसा होता था एक ज़माना में। इसी सब चीज़ को ध्यान में रख करके ना रिजर्वेशन सिस्टम आया, बात समझिए। तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता है। पहले ज़माना में जो बड़े कास्ट के लोग थे वो लोग एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बहुत शोषण करते थे बहुत। तो इस कारण से क्या होता था कि आपका धीरे धीरे तो लोगों का मांग बढ़ने लग गया, कि छोटे कास्ट के लोगों का मांग बढ़ने लग गया कि भाई हम लोग को आप हम लोग को सुरक्षा दीजिए, हम लोग को बेनिफिट दीजिए। तो लोग को रिजर्वेशन सिस्टम आ गया, आते आते अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ही रिजर्वेशन है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप इतना खुल के बोल पाते, इतना खुल के, जैसा आपको हम पढ़ा पा रहे, खुल के आप लोग को जो मन होता है बोल देते हो। आप फेसबुक खोलोगे देखोगे एक तो आदमी ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहा है, चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहा है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू आर स्टेइंग इन इंडिया। ये पॉसिबल है क्योंकि आप कहाँ रहते हो, इंडिया में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आदमी गाली दे देता है कि मेरा अधिकार है, वो जो बोलना होगा बोलेंगे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आप इंडिया में हो इसलिए इतना बोल पा रहे। अगर आप अफगानिस्तान में होते, अगर आप पाकिस्तान में होते, अगर आप नॉर्थ कोरिया में होते तो आप बोलते ना गोली मार देता। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बारे में आप बोल नहीं सकते, मिनिस्टर के बारे में बोल नहीं पाते। तो यही तो इंडिया का खूबसूरती है कि इंडिया में इतना आज़ादी है कि आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को भी हम लोग गाली देते थे फेसबुक पे, कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि यू आर स्टेइंग इन इंडिया। याद रखोगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू, बहुत सारी चीज़ें, राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार सबको है, आज़ादी सबको है, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। आपका ड्रेसिंग सेंस पे कोई रोक टोक है क्या इंडिया में? आपका ड्रेसिंग सेंस पे कोई रोक टोक नहीं है, आपका खाना खाने पे कोई रोक टोक नहीं है, आपका पीने पे कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब नहीं कि रास्ते में खड़ा होकर शराब पियोगे, ये एथिकली रॉन्ग है, लॉ के हिसाब से लॉ गलत नहीं है। कोई लॉ ऐसा नहीं बोलता कि रास्ते में खड़ा होकर आप शराब नहीं पी सकते, बट कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं। और इंडिया में हम लोग कल्चर्ड आदमी हैं, भारतीय लोग हैं, हम लोग कल्चर से बहुत रिच, बात समझे ना। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं 10 आदमी देखेगा कैसा लगेगा, तो साइड में जाके आदमी लोग पीता है, बात समझे ना। तो यही तो संस्कार है हम लोग भारतीय लोग का। अगला है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है, इंडिया में भारत का संविधान में डीपीएसपी बोल के एक पॉइंट बनाया गया। डीपीएसपी मतलब होता है दीज आर द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस में होता है जो बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या खूबी है वो आपको पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ जाओ आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी समझते हो? इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया इक्वल टू पीपल, हम लोग से देश है, देश से हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, इंडिया में ऐसा कोई हिटलर पावर नहीं, इंडिया में कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलता है। इंडिया में डिक्टेटरशिप बोल के कुछ नहीं। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, कि राजा जो बोलेगा वही होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है, पढ़ाई था आपको पहले भी। नॉर्थ कोरिया का राजा है किंग उंगजोंग। क्या नाम है बाबू? किंग उंगजोंग। वो बेटा क्या, आपको कितना बार ये स्टोरी बता चुके। वो क्या है, हिटलर टाइप का आदमी है भाई। क्या ड्रेसिंग सेंस होगा, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, सब वो डिसाइड। इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में आपको आज़ादी है और यू आर लकी दैट यू आर बॉर्न इन इंडिया, एंड वी आर ऑल्सो लकी दैट वी आर बॉर्न इन इंडिया। हम लोग सब लकी है कि हम लोग का जन्म भारत जैसे खूबसूरत देश में हुआ है, क्योंकि हम लोग का संविधान इतना बेहतरीन संविधान बनाया है कि हर जाति, हर धर्म के लोगों को बराबर ट्रीटमेंट है, कोई भेदभाव नहीं है। इंडिया डेमोक्रेसी है। इंडिया इज द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? लोग। इंडिया में सबसे ऊपर कौन है बताइए? लोग। इसीलिए आप देखते हो ना, इलेक्शन के टाइम में जो नेता लोग आते हैं, किसके पास आते हैं? आप लोगों के पास आते हैं। उसके बाद से फिर कभी आपको दिखते नहीं हो 5 साल, लेकिन इलेक्शन के टाइम में आते नहीं है नेता लोग वोट लेने के लिए। अच्छा, आप अभी देखोगे ना, जैसे अभी इलेक्शन का रिजल्ट निकला, आप देखोगे ना फेसबुक में या टीवी में, जो लोग हार गया इलेक्शन और वो किसके लिए रहा? आपके लिए नहीं रो रहा। आप क्या सोच रहे? आपके लिए रो रहा कि बाप रे सेवा नहीं कर पाए। वो रो रहा कि उसका इन्वेस्टमेंट था। इलेक्शन लड़ने में मोटा अमाउंट खर्चा होता है, और अगर कोई हार गया
तो उसका पैसा लॉस हो गया। जीत गया था तो सारा पैसा वसूल। गाँव में नहीं देखते हैं, गाँव में तो जो लोग मुखिया का इलेक्शन लड़ता है, गाँव में मुखिया बन जाता है तो देखिए बेटा जितना पैसा इन्वेस्टेड होता है सारा वसूल कर लेता है। बात समझे? तो ऐसा नहीं है, इंडिया में हम लोग पावरफुल बनाते हैं नेता लोग को, नेता लोग पावरफुल नहीं, हम लोग बनाए। कौन बनाए बाबू? हम लोग, हम और आप। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिया में जुडिशियरी मतलब कोर्ट इंडिपेंडेंट है। इंडिया में कोर्ट किसी का गुलाम नहीं, इंडिया में कोर्ट किसी का गुलाम नहीं है। कोर्ट याद रखिए किसी के अंदर नहीं, कोर्ट कोई गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, कोर्ट इंडिपेंडेंट सबसे पावरफुल। अब सोचो ना, आप इतना सोचिए इंडिया कितना खूबसूरत देश है, यही सोचिए। इंडिया में कोर्ट है सबसे पावरफुल, हम और आप पावरफुल नहीं, क्योंकि कोई इंडिया में इंसान अगर पावरफुल होता ना तो दिल्ली का सीएम जेल में नहीं होता। सोच के देखिए, ठंडा दिमाग सोचिए, अगर इंडिया में आदमी पावरफुल होता तो दिल्ली का सीएम है, केजरीवाल नाम है आदमी का, वो जेल में। अब सोच के देखिए, अभी भी है सीएम, ऐसे एक होता ना एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, तो उस समय उसका ऊपर बहुत सारा वो जा सकता है जेल। लेकिन सोचो करंट सीएम है, अभी सीएम है, वो हारा नहीं है लेकिन जीता हुआ आदमी सीएम है, लेकिन बेटा जेल में। क्यों? यही खूबसूरती है इंडिया का लॉ का, क्योंकि इंडिया में कोर्ट सबसे ऊपर है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। कोर्ट चाहेगा तो अभी जो इलेक्शन हुआ उसको डिसॉल्व कर देगा, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो जो इलेक्शन हुआ बोलेगा इलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं, इतना पावर है उसके पास। तो इंडिया में सबसे इंडिपेंडेंट कौन है? कोर्ट। कोर्ट ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कोर्ट तो कोर्ट है बाबू, कोर्ट इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया। जुडिशियरी मतलब कोर्ट। देखिए द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, कोई एमपी एमएलए काउंसिलर कोर्ट को प्रभावित नहीं करता। कोर्ट इंडिया, आप खुद सोच के देखो ना, अगर आदमी पावरफुल होता तो कोलकाता का, बंगाल में एक तो मिनिस्टर था, पार्थो चैटर्जी उसका नाम था, बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर था, बहुत पॉपुलर मिनिस्टर था, पढ़ा गया, पीएचडी किया होता, डॉक्टरेट किया होता। कुछ स्कैम वो लोग का पर्सनल मैटर है, कोई स्कैम में पकड़ा है, कोर्ट से ऑर्डर आया, उसको जेल में जाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि इंडिया जैसे देश में कोई इंसान भगवान नहीं, याद रखिएगा कोई भी इंसान पावरफुल इंडिया में नहीं। इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? कोर्ट। कोर्ट चाहे तो किसी के साथ खेला कर सकता है, याद रखोगे। अगला है अमेंडमेंट प्रोसीजर। भारत का संविधान को भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ रूल्स उसके लिए बनाए गए, जब जरूरत, जैसे टाइम टू टाइम वक्त के हिसाब से लॉ को चेंज करना पड़ता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। अगला है सेक्युलरिज्म, तो तब से ही पढ़ा है सेक्युलरिज्म। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री मीनिंग देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, बार बार बोल रहे हैं आपको, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। धर्म और जाति के नाम पे लड़ना छोड़ दो, क्योंकि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि देयर इज नो एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, तो धर्म जाति के नाम पे लड़ना छोड़ दो बाबू। देखिए ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट, मतलब इंडिया का गवर्नमेंट हर रिलीजन को बराबर मानता है। सिंगल सिटीजनशिप, हम लोग इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का है। हम लोग कहाँ, अच्छा आपसे पूछेंगे आप कहाँ से हो, हम आप लोग से पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह से हो बताओ। कोई बोलते हो बिहार से हो, कोई बोलते हो बंगाल से हो, कोई बोलते हो गुजरात से हो, कोई बोलते हो राजस्थान से हो। बट इंडिया में कहा गया, भारत का संविधान में कहा गया है कि वी ऑल आर इंडियन, वी हैव ओनली वन सिटीजनशिप। कोई बिहारी बंगाली गुजराती राजस्थानी नहीं है, सब एक है। एंड वी ऑल आर क्या? इंडियन। वी ऑल आर इंडियन, याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। अनलाइक सम फेडरल कंट्रीज, बहुत सारा कंट्री में क्या है, जैसे अमेरिका जैसा कंट्री में क्या है, स्टेट का सिटीजनशिप अलग है। जैसे हम लोग बंगाल में रह रहे, तो बंगाल का एक तो सिटीजनशिप होगा, इंडिया का एक तो सिटीजनशिप होगा, तो दो सिटीजनशिप हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, आप इंडियन हो बस। बंगाल में रहो, बिहार में रहो, गुजरात में रहो, कोई छाप नहीं, आप इंडियन हो। इंडिया हैज़ अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल कंट्री रादर देन अ सेपरेट सिटीजनशिप फॉर द स्टेट। ऐसा नहीं कि हर स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप, एक सिटीजन है हम लोग, इंडियन। क्या बाबू? इंडियन। पूरा देशभक्ति जाग जाएगा अपने अंदर, भारत का संविधान पढ़ के। अगला है इमरजेंसी प्रोविजन। इंडिया में इमरजेंसी का रूल बनाया गया। इमरजेंसी मतलब जैसे अगर प्रेसिडेंट को लगता है, जो भारत का प्रेसिडेंट है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सा है बताइए? प्रेसिडेंट नाम के लिए पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में लड़ाई किसके लिए होता है? प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए ना, प्रेसिडेंट। अभी इतना इलेक्शन हुआ, इतना न्यूज़ आप लोग देखोगे, कभी देखे हो कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए झगड़ा कर रहा, सॉरी कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए झगड़ा कर रहा? प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई झगड़ा नहीं कर रहा। क्या है? प्रेसिडेंट का काम होता है सिर्फ साइन करना कागज पे। सबसे जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता है ना, जो अब पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया है, उसको क्या करता है ना, जिसका सरकार होता है, मतलब जिसका जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, वो नाम प्रपोज करता है और उसको सामने रखता है कि बोला भाई इसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट का काम क्या है भाई? हाँ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हर चीज़ में चाहिए, लेकिन खुद सिंपल सा बात सोचिए, प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही प्रेसिडेंट उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो प्रेसिडेंट का पावर होता है, बट इंडिया में सबसे पावरफुल पोजीशन कौन सा बताइए?
प्राइम मिनिस्टर। आप कुछ भी देखोगे प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कभी नहीं देखोगे प्रेसिडेंट। लेकिन दूसरे कंट्रीज में उल्टा है, दूसरे कंट्रीज में प्रेसिडेंट पावरफुल है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट का पोस्ट सबसे पावरफुल है। इंडिया में सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सा है? अब प्रेसिडेंट कौन बनता है आप देखो, जैसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा कौन, अच्छा बताइए तो अभी इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी, वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू, वो अभी इंडिया का प्रेसिडेंट। बात समझे ना? तो अगर आपको ये समझना है कि भाई सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन है प्रेसिडेंट, तो जो आदमी देखिएगा बार बार उठ के प्राइज़ दे रहा, जो आदमी देखिएगा सबसे उम्रदार है, बुजुर्ग है, बार बार उठ के प्राइज़ दे रहे, वही प्रेसिडेंट हो। क्योंकि प्रेसिडेंट में नॉर्मली जो पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं ना, उन लोगों को प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इंडिया में प्रेसिडेंट का बस काम है साइन वाइन करके आगे बढ़ जाना। लेकिन सबसे पावरफुल कौन है बताइए? प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए इंडिया में देखोगे हर आदमी को पीएम ही बनना है, हर आदमी का सपना है प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का मतलब उसके पास पूरा पावर आ जाता है। तो इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी कब कब इंडिया में डिक्लेयर होता है? जब नेशनल स्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे कोई देश में वॉर हो गया तो इमरजेंसी हो जाता है, जैसे कभी पैसा का प्रॉब्लम हो गया, भुखमरी चल रहा देश में, तो इमरजेंसी का रूल अप्लाई हो जाता है। मतलब तब स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, प्रेसिडेंट रूल करेगा। जैसे मान लीजिए खूब दंगा हो रहा है किसी स्टेट में खूब दंगा हो रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है ऑर्डर। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को तोड़ देता है, तोड़ करके क्या करता है, वहाँ पर इमरजेंसी लगा देता है। क्या लगा देता है? इमरजेंसी मतलब वहाँ पे पुलिस काम नहीं करेगा, वहाँ पे सब आर्मी वाला लोग काम करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिया का कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स था। फिर इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिए, फिर हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर। बताइए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा डेट में पास हुआ था? पास कब हुआ? 26 नवंबर 1949। कौन सा डेट से चालू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अच्छा बताइए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है ना बड़ा है? बड़ा है कि बहुत बड़ा है? अच्छा, इंडिया में किसी धर्म जाति का बात करेंगे? इंडिया कौन सा कंट्री है? सेक्युलर। अच्छा, आपसे पूछे व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया? इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन बोलिए। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री। इंडिया में सेक्युलर कंट्री है क्योंकि इंडिया में का कोई अपना रिलीजन नहीं है, अकॉर्डिंग टू संविधान। जो बात बोल रहे हैं आपको संविधान के हिसाब से। अच्छा, इंडिया में दो सिटीजनशिप है क्या? बिहार का अलग और बंगाल का अलग, सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, उसके बाद इंडिया कैसा कंट्री है? ऑटोक्रेटिक ना डेमोक्रेटिक? इंडिया में हम लोग का पास ताकत है ना, सरकारी सब कुछ करता है? हम लोग का पास पावर है, डेमोक्रेसी हम लोग का पास पावर है। अच्छा बताइए, इंडिया में कोर्ट मतलब जुडिशियरी साथ में, जुडिशियरी गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है ना, इंडिपेंडेंट। और बताइए इंडिया दूसरा कंट्री के हिसाब से काम करता है क्या? हम लोग क्या किसी कंट्री का, किसी दूसरा देश का बुलबुल है? पता नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हम लोग क्या दूसरा कंट्री का बुलबुल है? नहीं, हम लोग आज़ाद है। एक ज़माना में हम लोग बुलबुल बन गए थे, किसका? अंग्रेजों का। लेकिन अब हम लोग किसी का बुलबुल नहीं है और हम लोग बुलबुल बनने वाले भी नहीं। अब बेटा बुलबुला कर देगा देश वाला। इंडिया लोग इतना खतरनाक हो गए हम लोग अब। अच्छा बताइए, इंडिया में जाति धर्म का बात करना चाहिए ना भाईचारा का बात करना चाहिए? फ्रेटर्निटी बोलते हैं उसको, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। थैंक यू सो मच।